Welcome to the Zero Academy. In this video, we will solve the exercise 3.3 question number 3, the word problems. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ताकि आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से हो सके। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट करना है और बिटवीन टू नंबर्स। अब आपको दो नंबर दिए हैं, ठीक है ना। लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ये दो नंबर हो गए आपके पास, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर आपने लिख लिए। अब बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। अब आप खुद सोचो कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो ग्रेटर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा। भाई दो नंबर का अगर डिफरेंस जो है, अगर वो 26 आ रहा है, कोई कोई नंबर आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है कि जब एक नंबर ग्रेटर और एक नंबर स्मॉलर हो सकता है वो एक्स ग्रेटर हो सकता है वो वाई ग्रेटर हो। हम अपने अजम्पशन के लिए ये बोल देते हैं कुछ भी कि चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है आपका x जो नंबर है ना, फर्स्ट जो नंबर है आपका, वो आपका ग्रेटर हो जाएगा y से। ये मैंने मान लिया। हाँ, ये कंडीशन कोई कंपलसरी नहीं कि आप लिखो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके हो गए, ठीक है ना। तो देखो यहां पे फर्स्ट केस क्या हो जाएगा आपका, केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहला बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कीजिए। मैंने कहा ये x माइनस वाई, ये हो जाएगा डिफरेंस, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 26। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। दो नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26, ये दे दिया, जिसमें हमने माना है कि x जो है वो y से ग्रेटर है। अब ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड दे रखा कि वन नंबर जो है ना आपका, एक नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। मैंने आपसे कहा था टाइम्स वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो याद रखना मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब देखो केस सेकंड में बोल रहा है आपका कि आपका जो एक नंबर है ना, जैसे मान लियो ये x है, तो ये जो है वो दूसरा नंबर ये रहा भाई, इससे 3 टाइम है, इससे 3 टाइम है। तो यानी कि आपको मैंने बताया था कि जब जिससे भी बोला जाए ना, तो उसके रिवर्स उल्टे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x = 3y। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लो जैसे आपके पास 10 रुपीज़ है और मैंने कहा कि भाई और मेरे पास 30 रुपीज़ है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास आपसे 3 टाइम ज़्यादा है? बिल्कुल है ना। पर अगर मैं ये इक्वेशन बनाना चाहूँ, इक्वेशन में हम = का साइन यूज करते हैं, और ये = कर दूं मैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप या तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप ये नहीं करें तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यही एक वजह होती है कि हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स में डिजिट को मल्टीप्लाई या एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा आपका, क्लियर। तो यहां पर मैं इनको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ये हट गया, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाली सिचुएशन, दिस वन, ठीक है ना। तो यहां पर एक नंबर दूसरे वाले से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मैं दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएगी। अब समझ में आ गया ना। अब तो बहुत इजी हो गया। अब देखो ये तो वैसे ये जो सेकंड इक्वेशन उसको वैसे ही x जो है इन टर्म ऑफ y लिखा हुआ ही है, कुछ नहीं करना, इसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहां लिखो पुट x = 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 3y माइनस y = 26। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y = और ये हो जाएगा आपका 26, तो y = हो जाएगा आपका 13। आ गया समझ में। y कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, सेकंड में ही रख देता हूँ। तो यानी कि यहाँ कर दिया है मैंने पुट y = 13 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में मैं रख देता हूँ, इज इम्प्लाई का साइन लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये तो ये हो जाएगा x = 3 और यह y की जगह पे ये कर दिया जाए। 3 × 13 कितना हो जाएगा 39, तो x = हो जाएगा 39 आंसर। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, क्लियर। अब करते हैं हम वेरिफिकेशन कि जो ये आंसर निकाला है हमने, क्या वो एग्जैक्टली सही है क्या। तो चलिए x और y को फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, तो ये हो जाएगा। अच्छा पहले देखो क्या ये x इज ग्रेटर देन y है, तो x जो है वो y से ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाएगा 39 माइनस 13। क्या ये वैल्यू 26 बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। सेकेंड इक्वेशन में रखो, ये हो जाएगा 39 = और यहाँ हो जाएगा 3y।
तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का हो जाएगा आपका 13। ये देखो एक नंबर जो है ना वो दूसरे वाले से 3 टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है, तो मैंने दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ये दोनों इक्वल बन जाए। बाकी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 39 जो है वो 13 से 3 टाइम ज़्यादा होता है। समझ में आ गया होगा आपको? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है आपको, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको लिखनी होती थी, मैंने पूरी लिख दी यहाँ पे। दिस वन मैं इनको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा जो है ना ये देखो, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज के अंदर ये वाली लाइन लिख के फिर दोनों इक्वेशन को लिखना है, फिर उसके बाद में आपको ये वाला प्रोसीजर करना है और उसके बाद में आपको ये वाली चीज़ करनी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है, ज़रूर से ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ आई है सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर 2 एंगल, ये मैंने इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया मान लो बी, ठीक है ना। तो कोई भी 2 एंगल का अगर आप एडिशन करते हो यानी कि a प्लस बी और इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। समझ में आया ना? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों एंगल, अगर 2 एंगल का सम 180 हो जाए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता तो हम बोलते हैं कि 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? जैसे मैंने बोल दिया मान लो ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब आप बताओ, तो यहाँ पर ये इन दोनों का सम जो है ये 180 है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? और एक चीज़ और, यहाँ मैंने बोल दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, मान लिया, हो सकता है ये दोनों इक्वल भी हो जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर वाली वैल्यू ना जो बड़ी है। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे देखो, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स को मैंने एक्स और वाई मान लिया, ये दोनों मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये बोलो, अब एक बात बताओ मुझे, सप्लीमेंट्री एंगल है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अपने मन से कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ पर है ना एक्चुअल में क्या है, आपको जो ये तो आपके क्वेश्चन में एक लाइन ही दे रखी है, तो इसके साथ आपके प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी तो आप सोच ही नहीं पाओगे, और आधे बच्चे सोच भी नहीं पाते कि यार करना क्या है। तो ये ध्यान रखना कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स का मतलब हो जाएगा वैल्यू ज्यादा होना, ठीक है ना, इंक्रीज द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूं, द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, दोनों को एक्स और वाई मान लिया मैंने। अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब ये कंडीशन हिडन कंडीशन है, आपको दे ही नहीं रखी है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे x प्लस वाई जो है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ये आपकी पहली कंडीशन है, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आपके सामने है, फर्स्ट हिडन कंडीशन है, वो सप्लीमेंट्री बोलते आपको सोचना है कि x प्लस वाई जो है उनका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा यहां पर ये डिग्री और यूज कर लीजिए क्योंकि ये एंगल की बात कर रहा है। अब ठीक है ना, ये पहली कंडीशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब बोल रहा है क्या यहां पे, जो एक एंगल है ना आपका, जैसे मैंने मान लिया x, वो दूसरे वाले से y से 18 ज्यादा है, 18 मोर है, 18 टाइम्स नहीं बोला, टाइम्स होता तो 18 से मल्टीप्लाई कर देते, 18 ज्यादा है, मतलब यहां प्लस में 18 कर दो। और बार बार मैं आपको सिखा रहा हूं, जब इक्वल करना है तो मैंने कहा कि ये वाली वैल्यू इससे 18 ज्यादा है तो इसमें 18 ऐड कर दो। आगे ना समझ में आपको। मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई आपके पास 0 रुपीज़ है और मेरे पास 18 रुपीज़ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास आपसे 18 रुपीज़ ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो क्या करना है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो मेरी इक्वेशन से 18 को माइनस कर दिया जाए या इस तरफ 18 को ऐड कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके रिवर्स में हमेशा वैल्यूज़ को ऐड या सेपरेट करते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज रख दीजिए। तो यहां आ जाएगा y प्लस
18x की जगह पे, और प्लस y तो है ही है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये तो सब प्लस में ही है, तो y और y ऐड करके क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 को सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 162 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगली स्टेप यहां से स्टार्ट कर दीजिए आप आराम से। पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18 डिग्री, दोनों को आप रख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 99 डिग्री। समझ में आ गया आपको, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो ध्यान रखें, वेरिफिकेशन हर बार करना है जिससे आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। ठीक है, पहला बोल रहा है x प्लस वाई को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। आप देखो 81 और 99 को ऐड करने पर 180 हो गया क्या, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा आपने बोला है कि जो x वाला एंगल है, x अपना कितना है 99 डिग्री, तो मैंने कहा ये 99 डिग्री x हो गया, जो है वो y से, एंड y कितना आपका 81 डिग्री, इससे 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, बिल्कुल है, आप देख लो। अगर मैं इस तरफ 18 ऐड कर दूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यही एक वजह कि हमने हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर भी 18 ऐड किया और यहाँ पर भी 18 ऐड किया, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 इसका, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 2 कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 में भी किया हुआ है, और इसी टाइप का लमसम एक क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज 3.2 में भी किया है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बेट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। एक क्रिकेट कोच ने 7 बेट्स और 6 बॉल्स परचेज किए, खरीदे उसने, और जिसके लिए उसने कॉस्ट जो पे करी है वो 3800 रुपीज कॉस्ट पे करी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद है ना, मैं पेंसिल और पेन वाला भी करवा चुका हूं, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट अज्यूम करनी पड़ती है, ए सिंगल बैट और अ सिंगल बॉल। तो मैं यहां बोल देता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल्स टू x रुपीज मान लूँ मैं इसको, एंड 1 बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट मान लूँ मैं y रुपीज, दोनों की कॉस्ट हो जाएगी ये वाली चीज। अब आगे बोल रहे हैं उसने कितने बेट परचेज किए, 7 बेट। अब एक बेट x रुपीज का, तो 7 बेट कितने को हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, अब देखो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, ये रही 7 बेट एंड 6 बॉल्स, ये लेके आया इतने रुपए में, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, इजी है। एक बेट की प्राइस x रुपीज है तो 7 की 7x हो जाएगी, और इनका टोटल प्राइस हो जाएगा 3800 रुपीज। अब इसी तरीके से सेकंड केस बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा आपका, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिख दीजिए आप। तो सेकंड कंडीशन में इसने 3 बेट और 5 बॉल्स परचेस करी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, और इसने टोटल कॉस्ट पे करी है 1750। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सोल्व करना है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है उससे करना है, तो अब जल्दी से देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप आराम से, और इक्वेशन फर्स्ट से मैं ऐसा कर सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब क्या कर दीजिए, इसे पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। ओके, यहां पर ये जो 3 है ये आप इस तरीके से लिख दीजिए, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। चलिए, देन 3, और ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, और प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तो डिनोमिनेटर में, तो ये तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11400 माइनस 3 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो अब इसको एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, 11400 माइनस 18y प्लस में 35y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1750।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को भी सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ अपनी फाइनल वैल्यू बनेगी 11400 और ये हो जाएगा प्लस में 17y। इन दोनों को सोल्व करोगे ना 18y और 35y को, तो ये हो जाएगा प्लस का 17y और इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 2 और 5 और 0 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों के पास। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 17y इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ भेज के सेपरेट कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 850। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका 50। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस y को पुट इन किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मैं 3 में रख रहा हूँ, इक्वेशन 3 में रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस और 6 और y की जगह पे रख दिया मैंने 50 डिवाइडेड बाय और 7 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। देन अब आप इसको सोल्व करेंगे अच्छे से, तो ये बनेगा आपका 3500 डिवाइडेड बाय 7 कट जाएगा, तो ये x इज इक्वल्स टू बनेगा आपका 500 रुपीज़। समझ में आ गया आपको? तो हम लोग इस बोल सकते हैं ऐसा कि कॉस्ट ऑफ 1 बेट और यहाँ कर दीजिए 1 बॉल। अब बताइए एक बेट की कॉस्ट क्या ली थी अपन ने, x कितना है 500, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज़ और ये हो जाएगा 50 रुपीज़। अब आपको आंसर वेरीफाई करना हो तो इस फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में x और y को वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। एक तो इसने फिक्स चार्ज की बात करी है। फिक्स चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो ये टैक्सी है, इस टैक्सी के अंदर आप जैसे ही बैठते ही ये टैक्सी वाले ने बोल दिया कि आप, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। दिस इज द कॉल्ड द फिक्स चार्ज। भाई इतना अमाउंट तो आपको देना है। अब आपको जितने किलोमीटर चलना है उसके हिसाब से बताइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मैं इस पॉइंट ए पे हूँ और एक पॉइंट बी यहाँ, मुझे जाना है इस जगह पे। मैं इस टैक्सी में बैठ गया हूँ यहाँ पे और टैक्सी में बैठते इसने मुझे बोला कि ठीक है ये टोटल डिस्टेंस हो गई, मान लो एग्जांपल के लिए कि 2 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और इसने बोला कि मैं पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का चार्ज जो है 1 किलोमीटर का वो मैं आपसे 10 रुपीज़ लूँगा। तो 2 किलोमीटर का कितना बनना चाहिए, तो 1 किलोमीटर का 10 तो 2 किलोमीटर का 20 रुपीज़ बनना चाहिए। तो टैक्सी वाले ने मुझे कहा कि मैं आपसे 25 रुपीज़ लूँगा। अब मैंने कहा भाई 2 किलोमीटर के तो 20 होते हैं, तो आपने 25 क्यों लिए? तो इसने कहा कि 5 रुपीज़ जो हैं वो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब आप टैक्सी में बैठे तो आपको 5 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। क्लियर? अब उसके हिसाब से पर किलोमीटर जितना आप चलोगे वो पैसा आपका बनता जाएगा। समझ में आ गया होगा ना आपको कि ये क्या चीज़ बताई मैंने आपको। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको आगे की तरफ क्वेश्चन समझना है। तो देखिए नेक्स्ट, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्जेस पेड इज 105। 10 किलोमीटर चला उसने 105 रुपीज़ दिया। एंड फॉर द जर्नी ऑफ, एक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी आपकी यहाँ तक। फिर आगे बोल रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब नेक्स्ट 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने पे किया है 155 रुपीज़। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस क्या है, और दूसरा पूछा चार्जेस पर किलोमीटर क्या है, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से उसको कितना पे करना पड़ रहा है। ठीक, फिर आगे और बोला एक लाइन में कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मीन 25 किलोमीटर अगर वो चलता है तो फिर आपको उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है पहले आपको फिक्स चार्ज पता चल जाए, फिर पर किलोमीटर का पता चल जाए तो हम पैसा निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन यहां पे मैं बोल देता हूं, लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज। ये फिक्स चार्ज हो जाएगा और यहां बोल दिया मैंने चार्ज पर किलोमीटर, मैंने बोल दिया y रुपीज। पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज और फिक्स चार्ज x रुपीज, यानी x तो आपको देना ही है टैक्स में बैठते ही। फिर उसके बाद में जो जर्नी आपकी चल रही है ना कि भाई हाँ पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के ऊपर, तो वो आपको y रुपीज देना है। अब फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर का y रुपीज है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल 10y। कितना पे किया उसने, 105 रुपीज।
लेकिन क्या इसके अंदर ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, क्या इसमें फिक्स चार्ज ऐड किया क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा फिक्स चार्ज ऐसे, मतलब आप टैक्स में बैठे, ये तो आपको पे करना ही है, और फिर 10 किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा बना वो आपको इस हिसाब से देना, और ये टोटल अमाउंट कितना बना 105। समझ में आ गया आपको? तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी सेम ऐसे ही बनेगी। आगे बोल रहा है आपको फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 15 का कितना हो जाएगा 15y, और इसमें फिक्स चार्ज हमेशा ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 155। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। समझ में आ गया आपको? ये दोनों इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, यहां लिख देता हूं मैं सेकंड कंडीशन, ये आपको अच्छे से लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। तो ये दोनों कंडीशन बन गई है। अब आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसके आंसर निकाल के फिर वेरीफाई कर लो। तो यहां पे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मैं x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y लिख सकता हूं? अब ये करना है पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो यहाँ पर इन दोनों का सोल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा 5y, और इस 105 को इस तरफ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, अब सोल्व करने पर 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 10 रुपीज़, मतलब पर किलोमीटर के 10 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। अगर वो 5 किलोमीटर चलता है तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा उसका 50 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। आ गया समझ में? इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105, ये हो जाएगा 100, 100 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा 5 रुपीज़। आ गया समझ में? मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपीज़ आया है, मतलब टैक्स में बैठते ही आपको 5 रुपीज़ तो पे करने ही है, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपीज़ देना है। अब आपको बोल रहा है, दोनों आंसर आ गए आपके, ये भी आपका आंसर रहा और ये भी आपका आंसर रहा। अब आपके बोला है इसने कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर की जर्नी करनी ना इसे, तो हम बोलेंगे ऑल्सो चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर जर्नी, ठीक है ना। तो अब 25 किलोमीटर का देखो पर किलोमीटर का कितना था 10 रुपीज़, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 250 रुपीज़, ये तो आ गया पर किलोमीटर का। लेकिन इसमें फिक्स्ड चार्ज भी तो ऐड था ना आपका, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 250 प्लस जो आपका फिक्स चार्ज कितना 5 रुपीज़, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 5 और 5 रुपीज़। ये आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। समझ में आ गया आपको? इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चा, दिस इज द अनदर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है कोई भी, मुझे नहीं पता वो फ्रैक्शन क्या है, बट जो फ्रैक्शन है वो हो रहा है वो 9/11 हो जाता है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है। चलो ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। फिर इफ 3 इज एडेड, ये सेकंड केस है। टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यहां पर मैं एक काम करता हूं इसके लिए, लेट दी दो चीजें माननी है ना, तो न्यूमरेटर को मैं मान लेता हूं नेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स, ये न्यूमरेटर मान लिया मैंने, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई मान लिया। अब आगे बात कर रहा है ये फ्रैक्शन की, तो अब आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो क्या बनेगा x/y बन जाएगा। यही हो जाएगा ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसी तरीके से लिखा जाता है। अब आपको कंडीशन दे दी इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फर्स्ट कंडीशन जो भी आप लिखना चाहें। तो क्या बोल रहा है आपको आगे कि ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये जो x/y है ये आपका 9/11 हो जाएगा। कब होगा? जब आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे, इस ब्रैकेट को, ये लाइन को आगे बढ़ा के, ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी। अब क्या करना है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में x + 2 इज इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में y + 2 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18 हो जाएगा।
अब आप इस इक्वेशन को जिस भी तरीके से लिखना चाहें आपकी चॉइस है। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ ना, 11x = 22 को इस तरह भेज देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 9y - 4, x = मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 9y - 4 अपॉन 11। इसे हम दे देते हैं आपकी इक्वेशन नंबर। अभी हमने कोई इक्वेशंस दी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने समझने के लिए इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैंने x की टर्म में इसलिए लिख दिया पहले से क्योंकि हमें आगे भी जाके सब्स्टिट्यूशन में यही करना पड़ता है। तो यहां तक क्लेरिफाई हो गया होगा। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए वापस केस सेकंड, ये x/y = और ये 5/6 हो जाएगा। कब? जब आप यहां पर भी 3 ऐड करेंगे और यहां पर भी 3 ऐड करेंगे। इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। सिंपल है ना? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा 6x + 18, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां हो जाएगा आपका 5y + 15। अब इनको सिंप्लीफाई आगे पीछे करके तो ये हो जाएगा 6x - 5y = ये हो जाएगा -3। आ गया समझ में? इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ठीक है ना? अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है x इन इक्वेशन सेकंड। x को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे 9y - 4 अपॉन 11 - 5y = -3, इस तरीके से। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करो आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा 54y - 24 डिवाइडेड बाय 11 - 5y = -3, और आगे सोल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 54y - 24, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 55y = यहाँ हो जाएगा -33। ठीक है ना? ये यहाँ पर 1 अज्यूम करके एलसीएम लेके आप इसको 11 को वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा डाइट कर लिया ताकि टाइम बच जाए। अब क्या हो जाएगा? 54y और यहाँ माइनस के 55y, तो ये हो जाएगा -ky, और ये 24 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका = यहाँ हो जाएगा आपका -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = बन जाएगा आपका 9। यानी वो जो फ्रैक्शन है ना आपका, उस फ्रैक्शन में y की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ गया आपका 9। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं हम लोग। तो x = हो जाएगा 9 × 9 - 4 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, 81 में से 4 गया तो 77 डिवाइडेड बाय 11 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां मैं कर सकता हूं द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन = x कितना है 7 और y कितना है आपका 9, ये हो जाएगा 7/, ये 7 हो जाएगा 7/9। समझ में आ गया आपको? अब आप वेरिफिकेशन के लिए चाहें तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 7/9 कर दीजिए, अगर यहाँ पर भी 2 ऐड करते हैं और यहाँ पर भी 2 ऐड करते हैं इस तरीके से, तो बताइए मुझे क्या ये वैल्यू बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। और यहाँ 7/9 में यहाँ पर भी 3 ऐड करो और यहाँ पर भी 3 ऐड करो, तो क्या ये वैल्यू आपकी, देखो ये हो जाएगा 10/ और ये वैल्यू हो जाएगी 12। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कट करके, तो क्या यही वैल्यू बनेगी आपकी? बिल्कुल 5/6। तो हम बोल देंगे ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो चुका है। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपका, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार पहले करवा चुका हूं। फोकस करना, ध्यान से देखना किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको उस टाइम पहले भी बताया था और अभी भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए तो 3 चीज़ें पहले दिमाग में रख लिया करो। एक हो जाएगा प्रेजेंट, एक हो जाएगा आपका पास्ट, और एक हो जाएगा आपका फ्यूचर। समझ में आ गया? ये 3 कंडीशन को दिमाग में रख के फिर क्वेश्चन करना है। क्या बोला इसने? 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, यानी कि यहां पर अब मैं सबसे पहले तो क्या करना है आपको? प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। मान लो इसकी जो प्रेजेंट एज है इसको मैं मान लेता हूं x, और उसके सन की प्रेजेंट एज को मान लिया y। अब आज से 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस है, इसकी एज में 5 year क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे।
और इसके सन की एज में भी तो 5 ईयर ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो y प्लस 5 हो जाएंगे। अगर आज ये 30 साल का है 30 ईयर का, तो 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। समझ में आ गया? इजी है। तो यहां पर ये सिचुएशन बन गई। अब क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना, कि 5 ईयर, आज से 5 साल बाद में ये जो जैकब जो है ना, ये वाला, ये बंदा जो है, इसकी एज जो है, इसके सन की एज की, इसकी एज की कितने टाइम हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यानी कि 3 टाइम्स होना, तो याद करो मैंने बार बार सिखाया, इक्वल टू लगाओ, और ये 3 टाइम्स हो रहा है, कौन हो रहा है? जैकब हो रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके सन की एज से। आ गया समझ में? तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। अभी प्रॉपर लिखना मैं सिखाऊंगा आपको, पर ये कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए मैंने क्या किया है। चलो, नहीं आया, एक बार फिर से थोड़ा सा पास्ट वाले के अंदर जाके देखते हैं कि उसको कैसे करना है। इसने बोला कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, जैकब वॉज 7 टाइम्स। चलिए अब इसकी एज को 5 ईयर कम कर दीजिए, तो अभी x से तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 5। तो इसका जो बेटा है वो y है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? y माइनस 5 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसको मुझे इक्वल करना है, लेकिन इक्वल तभी पॉसिबल है जब ये बोल रहा है कि ये जो जैकब भाई साहब हैं, ये इसके बेटे से 7 टाइम्स से ज़्यादा थे। ये 7 टाइम्स ज़्यादा था, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है इसके सन की एज से। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। आ गया समझ में? दिस इज द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, तो अब इसकी इक्वेशंस बनाना या इस क्वेश्चन को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहां पे सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x। यहाँ तक समझ में आ गया आपको बच्चे? सबसे पहले मैंने जैकब की एज को x रख लिया, उसके सन को y रख दिया है, और जैकब की एज को 5 साल बाद की बात करो ना, आज से 5 साल बाद, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये y प्लस 5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई सोल्व कर लें आराम से, और सोल्व करके इसकी वैल्यूज़ को आप इजी गोइंग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 15। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है ना? ये रहा आपके पास सेकंड केस आपका 5 ईयर अगो, ये x माइनस 5, ये y माइनस 5, और इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो सीधा का सीधा कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशंस को ही लिखना होता है। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी। समझ में आ गया? अब इसका क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करना है और इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट ये रहा यहाँ तक का सोल्यूशन। अब आपको इजी गोइंग पता है क्या करना है, तो यहाँ लिख दीजिए आप जल्दी से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको ये ऐसा लिख दिया जाए, और अब इसको करना है पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर रखना है अब आपको। तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। इन दोनों का सोल्यूशन कितना हो जाएगा? माइनस 4y। 10 को इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10। यानी कि उसका जो सन था ना बेटा, उसकी एज कितनी आई? उसके सन की एज 10 ईयर आई है। अब इस 10 को किसी में भी रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, हम तो इसी में ही रख देते हैं, चलो ठीक है ना। तो इसमें रखने पर हमारा आंसर कितना आता है देखो ध्यान से। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 और प्लस में 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 40 ईयर। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा? 40 ईयर हो जाएगी। और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा? सन्स एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10 ईयर।
आ गया समझ में? वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे ये जैकब हो गया 40 ईयर, सन हो गया 10 ईयर। अभी जैसे फ्यूचर की बात करते हैं तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा ये 45, और 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा आपका 15 ईयर। देखिए ये जो जैकब है उससे 3 टाइम ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब बोल रहा हूँ मैं 5 ईयर बिफोर चले जाओ तो 40 से 5 ईयर बिफोर कितना हो जाएगा 35, और जैकब के जो बच्चे की एज है वो भी तो कितनी हो जाएगी 5 ईयर, कम कर दो 5। देखो ये इसका 7 टाइम्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो यहाँ से आपको इस तरह से उतारना है क्वेश्चन को और समझना है। ये लैंग्वेज इसी तरीके से लिखनी है आपको, मैंने लैंग्वेज भी आपके लिए लिख दी है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, गुड लक। एंड मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको कंटेंट या जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।